ओके, मैंने बेसिकली लास्ट टाइम एडमिन का फोल्डर अलग बना लिया था, बैकएंड का अलग बना लिया था और क्लाइंट का अलग बना लिया था। क्लाइंट का मतलब फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है वो उसके साथ हमने काम कर लिया और अब हमने बैकएंड पे काम करना है। तो बैकएंड के फोल्डर के अंदर मेरे रूट पे एक app.js की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अभी तक रूट फोल्डर में हूँ विच इज़ 116। तो मैं यहाँ फोल्डर चेंज करूँगा cd करके, बैकएंड के अंदर जाऊँगा और बैकएंड के अंदर मुझे फिर npm स्टार्ट, ये npm स्टार्ट क्यों चल रहा है, बिकॉज मैंने इसी नाम का एक स्क्रिप्ट बना के पैकेज जेसन की फ़ाइल में कर रखा था। और फिर मैंने आपको कहा था कि आप ब्राउज़र पे जाएं और ब्राउज़र पे जाके आप इन दो एंड पॉइंट्स हमने डिफ़ाइन किए हैं, इन दो एंड पॉइंट में से किसी भी एंड पॉइंट पे कॉल करें तो आपको रिस्पांस मिलेगा। सर्वर आपका चल रहा है लोकल होस्ट 5000 पे। तो आपने रिक्वेस्ट कैसे करनी है, यहाँ पे जाना है ब्राउज़र में, लोकल होस्ट लिखना है और 5000 या एनी पोर्ट दैट यू राइट और /users लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मली कल मुझसे एक सवाल पूछा था आप लोगों ने जी, कि सवाल नहीं पूछा था, इनफैक्ट मैंने डिस्क्राइब किया था कि पोर्ट नंबर हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्ट नंबर है यहाँ पे हम मैनुअली लिखें तब ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम मैनुअल पोर्ट नंबर नहीं लिखते, ख़ुद यहाँ पे नहीं लिखते। एक दो हल हैं, या तो हो सकता है कि ये पोर्ट कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रही हो, तो मेरी एप्लीकेशन की पोर्ट नंबर किसी दूसरी एप्लीकेशन की पोर्ट नंबर से क्या कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है और फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लेते हैं टॉप पे आके, और मैं कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट पोर्ट, या सिंपल एक वेरिएबल छोटा पोर्ट इक्वल्स टू 5000 ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, इसी पोर्ट को, और यहाँ पे जाहिर है चूँकि वही पोर्ट लगनी है तो मैं इसे स्ट्रिंग लिटरल बना लेता हूँ बैक टिक के साथ, और यहाँ पे मैं जाके वही लिख देता हूँ कि जो पोर्ट नंबर का वेरिएबल है वो यहाँ पास कर दें, ठीक है। अब सवाल ये है कि अब भी तो वही काम हो रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल में उठा के सेव कर दिया मैंने, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो मे बी दिस पोर्ट माइट गेट कन्फ्लिक्टेड विद ईच अदर। अब एक और बेहतरीन तरीका ये है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मुझे हो सकता है बाद में चेंज करना पड़े, यानी मेरे लोकल सिस्टम पे ये ठीक काम कर रही है, जब मैं इस ऐप को डिप्लॉय करूँ तो रिमोट सर्वर पे कोई दूसरी ऐप ये वाली पोर्ट यूज़ कर रही हो। तो इसका मतलब है कि मुझे अगर ये रिमोट सर्वर पे मेरी ऐप पोर्ट कन्फ्लिक्ट करती है तो मुझे जाके बार बार कोड के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, बार बार एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे कई प्राइवेट चीज़ें देनी पड़ेंगी, यानी ईमेल का पासवर्ड देना पड़े, मे बी ईमेल अकाउंट लिखना पड़े, मे बी किसी एपीआई की यूज़ करनी पड़े। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो प्राइवेट होंगी, जो हम किसी कोड के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकते या ना लिखना रिकमेंडेड है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना हमारी एप्लीकेशन जो यूज़ करेगी, उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को नॉर्मल ट्रेंड ये है कि आप एक अलग से अपने रूट पे, यानी बैकएंड मेरा फोल्डर है, इसके रूट पे एक नई फाइल बनाएं और इस फाइल को दें .env। .env नाम की जो भी फाइल होगी उसे हम कहेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फ़ाइल, यानी ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल। अभी तक आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल की पूरी समझ नहीं आएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिहाजा इसको एज इट इज़ मिन वन रट लें कि इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब उसमें ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिन वेरिएबल्स पर मेरी एप्लीकेशन डिपेंड करती है, और इतना रटा लगा लेंगे, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दैट माय एप्लीकेशन नीड्स। तो मैं वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कभी भी डायरेक्ट कोड के अंदर नहीं लिखूंगा, तो उसे एक सेपरेट फाइल में लिखें विच इज़ .env, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको अभी env समझ नहीं आएगी, आगे जो चलूँगा तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा env क्या होती है। तो इस env फाइल के अंदर मैं बहुत सारी वेरिएबल चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें से एक चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ विच इज़ पोर्ट। नहीं, बैकएंड के रूट, बैकएंड रूट के अंदर। यस, लेकिन हम ग्लोबली उसे बनाएंगे नहीं, उसकी वजह क्योंकि बैकएंड के अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, वो अलग इन्वायरमेंट पे जाके होस्ट होगी, डिप्लॉय होगी। फ्रंट एंड अपना है, उसका अलग होस्ट होगा। तो इट्स रिकमेंडेड कि फ्रंट एंड की env फ्रंट एंड में बनाए, बैकएंड की env बैकएंड में बनाए और एडमिन की env एडमिन में बनाए, मैसअप क्रिएट ना हो। दैट्स द अल्टीमेट एजेंडा। वैसे आप कहीं भी बना सकते हैं और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एनीवेज, सो मैंने लिखा जी पोर्ट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा जी पोर्ट, इसको मैंने लिखा जी 6000। अब मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, ये जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ रखने, env फाइल में। env फाइल में जितनी भी इन्फॉर्मेशन रखेंगे वो हमेशा इसी तरह होगी, की वैल्यू पेयर फॉर्म में।
यानी लेफ्ट साइड पे एक कांस्टेंट होगा, आप कांस्टेंट नॉर्मली तमाम कैपिटल लेटर के लिखा जाता है PORT, और राइट साइड पे उसकी वैल्यू होगी। मैंने कौन सी वैल्यू दी है? 6000 पोर्ट। अब मुझे ENV फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो मुझे इधर आके रीड करना होगा, ठीक है, किसी भी फाइल के अंदर आके रीड करना होगा। तो ENV फाइल को रीड करने के लिए आपको एक पैकेज चाहिए विच इज़ कॉल्ड एज .env। अभी तक अगर आप समझ नहीं आ रही ना तो आप चुप करके डे 1 पे ये बना लीजिएगा, बाद में जब इसे यूज़ करेंगे तब साथ बताऊंगा। आपने सिंपल इंस्टॉल करना है npm install .env। इतने ज़्यादा लोग इसे इंस्टॉल यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दैट्स ए ह्यूजली इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आएँ और एक साइड टर्मिनल खोलें ताकि ये सर्वर आपका ब्रेक ना हो, ये भी चलता रहे। मेक श्योर करें कि आप बैकएंड के अंदर ही हैं और आप यहाँ पे जाके वो कमांड पेस्ट कर दें npmi.env। बस ये जो ही जब तक इंस्टॉल होती तब तक वापस डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पे आप देख लें इसे यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करना है सिंपल, ये import.env/config। आप जब इसे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे तो अपने रूट फोल्डर में, यानी जहां आपने config यूज़ करना है वहां पे लिखना है import.env/config। अब बाकी का काम आपका बड़ा सिंपल सा है कि जहां भी आपने इसे यूज़ करना है तो वहां आप यूज़ करेंगे एक लाइन के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे मुझे ENV में से क्या रीड करना है? पोर्ट का वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा? process.env.port। तो जब भी ENV की फ़ाइल के अंदर जाना होगा तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? process.env। और इसके आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो भी वेरिएबल नेम लिखा है। अभी मेरे पास है ही एक पोर्ट तो मैंने इसे ये कर लिया, ठीक है। और मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा दिस। प्रोसेस का मतलब है कि ये Node.js का ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, फिलहाल आपको नहीं समझ आएगा, लिहाजा मैं इसीलिए कहा कि कुछ चीज़ें जो है एज इट इज़ मैंने प्रोसेस का मतलब है Node.js, जो आपकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस यूज़ कर रही है उसी प्रोसेस को टारगेट या हिट कर रहा है, ये परफॉर्म हो रहा है। ये जब तक ये ब्रेक नहीं होता ना कंट्रोल C करके, तब तक ये आपका प्रोसेस चल रहा है। और ये प्रोसेस किस लिए चल रहा है? ताकि कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आए उसको रिस्पांस देना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, जो भी है। सर अभी तो हम यहाँ पे टारगेट का ENV फाइल है, होस्ट पे जब होस्ट पे तो ENV फाइल नहीं होती तो ये ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल को टारगेट कर नहीं, होस्ट से क्या मुराद है? अगर किधर होस्ट जैसे वर्सल पे होस्ट किया तो वहाँ पे तो अलग से सेक्शन होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल डालने जी। तो वहाँ पे अगर हम पोर्ट नाम की वैल्यू नेम दें तो ये उसी को खुद उसी को हिट करेगा, उसी इन्वायरमेंट को हिट करेगा। इसीलिए तो ये यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज तरीका है ना, ठीक है। अब ये लाइन क्या कर रही है ज़रा इसको समझ लें। जब भी ये लाइन चलेगी तो ये पहले क्या करेगी? process.env.port। इसका मतलब है ये कहाँ से पोर्ट रीड करने की कोशिश करेगी? ENV से। अगर इसे ENV में पोर्ट की वैल्यू मिलेगी तो ये आगे नहीं जाएगा, इसका मतलब है और या ये। अगर उसे ENV से वैल्यू मिलेगी तो पोर्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी? 6000। और अगर वहाँ से ये रीड नहीं कर पाएगा या इसे वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर फॉल बैक के तौर पे कौन सी वैल्यू लेगा? समझ आ गई बात? कल बताया था ना फॉल बैक, कि अगर एक पोर्ट कन्फ्लिक्ट करती है, पोर्ट है ही नहीं, पोर्ट डिफाइंड ही नहीं है, ENV की फाइल ही नहीं है, तो फॉल बैक के तौर पे क्या लेगा? 5000, वरना क्या लेगा? 6000। अभी किस पे चल रही है ये? क्या ये यहाँ से रीड कर रहा है? कहाँ से रीड कर रहा है? ENV से। यहाँ मैं कर देता हूँ 7000। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये कहाँ से रीड कर रहा है? ENV फाइल से रीड कर रहा है। क्लियर? तो खैर ENV फाइल का आपको पता लग गया है। तो अब मैं जब भी ENV फाइल को टारगेट करूँगा या दोबारा हिट करूँगा तो आपको बताऊँगा कि मैं किस किस्म की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ जो आपको ENV में देनी है, डायरेक्ट कोड में लिख रही है, ठीक है। हाँ, वो प्रॉक्सी ले लेगा। सेम प्रॉक्सी का मतलब ये है कि बिहाइंड द सीन वो ऑटोमेटिकली वो कन्फिगर्ड होता है प्रॉक्सी लेने के लिए। तो अभी के लिए कोई मसला नहीं होगा इसके लिए। अगर मैं वो सेम 5117 या 2 जो भी है उसको दोनों सेम पोर्ट पे भी चलाऊंगा तो ये वीट ऑटोमेटिकली इसको प्रॉक्सी पे ले जाएगा। यानी आपको लगेगा कि सेम पोर्ट पे चल रहा है लेकिन एक्चुअली सेम पोर्ट पे होता नहीं है।
ठीक है, वो कल भी आपको डिटेल बताई थी। खैर, तो ये था एजेंडा हमारा .env को यूज़ करने का। तो आप सिंपल चुप करके बैकएंड जब भी यूज़ करें तो आपने सिंपल process.env.port यूज़ करनी है, और यहाँ पे बेसिकली पोर्ट वेरिएबल में यूज़ करना है, और ये वही वाला वेरिएबल है जिसमें मैंने पोर्ट रख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल। तो अब एक और चीज़ आपको बतानी है बिफोर मूविंग अहेड। मैं इस API को टेस्ट करने के लिए कौन सा क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ? ब्राउज़र। API टेस्टिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्राउज़र। लेकिन ब्राउज़र हर API रिक्वेस्ट को टेस्ट नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे पोस्ट रिक्वेस्ट की टेस्टिंग मुश्किल है, डिलीट API की टेस्टिंग मुश्किल है, पुट यानी गेट API ब्राउज़र से ही टेस्ट कर लेता है। तो हम API टेस्टिंग के लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, जिस एक्सटेंशन से हम क्या करेंगे? API को टेस्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ एक्सटेंशन वाले पैनल में आए, जो इधर से चौथे या तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पे लिखें थंडर क्लाइंट। बहुत सारे API टूल्स हैं, API टेस्टिंग टूल्स हैं, तो आपने यहाँ पे जाना है थंडर क्लाइंट पे। मेरे पास ये थंडर क्लाइंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने सिंपली यहाँ पे मेरा जहाँ अनइंस्टॉल बटन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपके केस में क्या होगा? इंस्टॉल का बटन होगा। आपने उसे इंस्टॉल कर लेना, और ये इंस्टॉल होके आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ कहीं शो हो जाएगी। मेरा यहाँ शो हो रहा है थंडर क्लाइंट। ठीक है, थंडर क्लाइंट क्या भला है अभी बताता हूँ। कि देखें, मेरी API चल रही है कहाँ पे? /products, यानी लोकल होस्ट 7000/products। तो अगर मुझे ये API टेस्ट करनी है तो मुझे स्पेशल ब्राउज़र में जाके उसे ओपन करना पड़ता है। अब ये 7000 कर दिया ना, तो 5000 चलेगा नहीं, अब 7000 में चलेगी। तो मुझे बार बार ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, ओपन करके API की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और फिर API की सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है आपको यहाँ पे। लिहाजा आज के बाद मैं API को ब्राउज़र पे टेस्ट नहीं करूँगा। तो कहाँ टेस्ट करूँगा भाई? थंडर क्लाइंट को ओपन करें, और ये दूसरे बैच को पढ़ा रहा हूँ लिहाजा इसको डिलीट कर दें। थंडर क्लाइंट आपको इस तरह का इंटरफेस देगा। ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है? थंडर क्लाइंट, और नीचे देखें एक्टिविटी, कलेक्शन और ENV। आपने कहीं भी कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रिक्वेस्ट, इसके बटन पे क्लिक करना है। तो थंडर क्लाइंट का इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपका ब्राउज़र URL यहाँ पे लिखना है आपने। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी लोकल होस्ट, मेरा एंड पॉइंट कौन सा है? लोकल होस्ट 7000 पे, और साथ यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट्स या यूज़र्स। तो मैं लिखता हूँ जी यूज़र्स या प्रोडक्ट्स। गेट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट टाइप चेंज कर, अभी तक हमने सिर्फ गेट पढ़ी है, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे सेंड कर दें। अब यहाँ से जब क्यूरी सेंड करेंगे तो कहाँ जाएगी क्यूरी? सर्वर पे। सर्वर से जो रिस्पांस आएगा वो मुझे राइट साइड पे दिखेगा। तो जब मैं इसे सेंड करता हूँ, कैन यू सी दिस? और इसने मुझे कहा जी स्टेटस कोड 200 ओके। जब भी आप किसी API का कोड या स्टेटस 200 देखें, 200 का मतलब सक्सेस होता है। 200 का क्या मतलब होता है? खैर, तो ये आपको API मिल गई। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डेटा लेना चाहते हैं तो दूसरी API टेस्ट कर लें, DUCTS प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स का डेटा मिल गया। क्लियर? तो थंडर क्लाइंट क्या है? API टेस्टिंग टूल। कि जब तक हम API बनाते हैं, API को टेस्ट कहाँ पे करेंगे? थंडर क्लाइंट पे करेंगे। जब हमारी API पूरी हो जाएगी तो फिर हम इसे लिंक कर लेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ। ये भी क्लियर हो गया? तो पहली बात, .env क्या होता है? .env को रीड कैसे करते हैं? process.env.port। दूसरी बात, थंडर क्लाइंट क्या होता है और थंडर क्लाइंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और थंडर क्लाइंट को कैसे सेटअप और इंस्टॉल किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं दोबारा थंडर क्लाइंट को यहीं से ओपन कर लूँगा और यहाँ पे आता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था जी कि app.get। अच्छा, जब भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा जी कि ये है मेरा क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब वेब ब्राउज़र या थंडर क्लाइंट। अब कितने क्लाइंट हो चुके हैं? थंडर क्लाइंट भी मेरा क्लाइंट है और ब्राउज़र भी मेरा, यानी वो टूल, वो सॉफ्टवेयर जहाँ से रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है। तो ये मेरा क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, और ये मेरा सर्वर है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? किसकी रिक्वेस्ट? डेटा की, कि यार मुझे डेटा चाहिए। ये जो क्लाइंट
सर्वर कम्युनिकेशन में जो रिक्वेस्ट इस्तेमाल होती है ना, उस रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? HTTP रिक्वेस्ट। और जो सर्वर रिस्पांस देता है वापस क्लाइंट को, उस रिस्पांस को क्या बोलते हैं? HTTP रिस्पांस। क्लियर? हमने जो ये जो थंडर क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? HTTP रिक्वेस्ट। और जो वापस हमें डाटा भेज रहा है, रिस्पांस में डाल के भेज रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? पूरा नाम HTTP रिस्पांस है। ये जो HTTP रिक्वेस्ट है ना, इसकी कोई 5 से 6 टाइप्स हैं। तो हम बारी बारी उनको देखते हैं। या तो HTTP रिक्वेस्ट है तो या तो ये गेट रिक्वेस्ट होगी, या पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, या पुट रिक्वेस्ट होगी, या डिलीट रिक्वेस्ट होगी। यानी हम मोस्टली ये 4 पढ़ेंगे। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ HTTP रिक्वेस्ट, तो आप कहेंगे जी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट जब सर्वर को कोई रिक्वेस्ट करता है तो जनरली वो रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं? HTTP रिक्वेस्ट। और जो सर्वर रिस्पांस देता है वापस, उसे हम क्या बोलते हैं? HTTP रिस्पांस। ठीक है? HTTP के साथ अक्सर आपने डेली लाइफ में HTTPS सुना होगा, वो सिक्योरिटी लेयर होती है। बट रिक्वेस्ट जो है बेसिकली एक्चुअली क्या होती है? HTTP। HTTP रिक्वेस्ट की 4 टाइप्स होती हैं। आगे को पूछे जी कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट आर देयर, तो आप क्या कहेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट: गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट। अब इनमें से हर टाइप का एक डिफरेंट पर्पज़ है। मैं अगर सर्वर से डेटा गेट करने की रिक्वेस्ट करूं तो वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी? अगर मैं क्लाइंट से सर्वर को डेटा भेजूं तो वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी? और अगर मैं क्लाइंट से एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने की रिक्वेस्ट भेजूं तो वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी? पुट रिक्वेस्ट होगी। और अगर मैं क्लाइंट से सर्वर को डेटा डिलीट करने की रिक्वेस्ट भेजूं तो कौन सी रिक्वेस्ट होगी? दैट्स इट। सिंपल, नाम से जाहिर है। और इन्हीं नामों से एक्सप्रेस में फंक्शंस बने पड़े हैं। जब मैं ऐप डॉट गेट लिखूंगा तो इसका मतलब है कौन सी रिक्वेस्ट होगी? गेट। जब मैं ऐप डॉट पोस्ट लिखूंगा तो कौन सी रिक्वेस्ट होगी? डेटा भेजने की। जब मैं ऐप डॉट पुट रिक्वेस्ट लिखूंगा तो कौन सी होगी? अपडेट करने की। जब मैं ऐप डॉट डिलीट लिखूंगा तो कौन सी रिक्वेस्ट होगी? बस, दैट्स इट, दैट्स ऑल। क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो चार में से कोई एक रिक्वेस्ट करेंगे, या गेट की, या पोस्ट की, या पुट की, या डिलीट की। उन चारों में से किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए सर्वर क्या करेगा? बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेगा। तो ऐप डॉट गेट क्या है? ये वाला फंक्शन किस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा? गेट रिक्वेस्ट को। ये वाला फंक्शन किस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा? गेट रिक्वेस्ट। क्लियर? तो अभी हम गेट रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा और इसको खंगाल लेते हैं, फिर बाद में बताएंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट और बाकी रिक्वेस्ट क्या होती है। मैं यहाँ पे, आपको पता है डाटा का पता लग गया, तो मैं डाटा को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जेसन में सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज पास कर रहा हूँ। जेसन में एक ऑब्जेक्ट पास करके मैं से कहता हूँ जी मैसेज, और मैसेज के केस में मैं कहता हूँ जी कि दिस इज़ PRODUCTS, प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट कॉल्ड। और सिमिलरली इसको बोल देता हूँ क्या? यूज़र्स एंड पॉइंट। और अगर मैं अब इसे हिट करूँ तो ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है? प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट कॉल्ड। और यहाँ पे अगर मैं यूज़र्स कर दूँ तो ये मुझे क्या देगा? यूज़र्स एंड पॉइंट कॉल। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे बेसिकली 2 गेट रिक्वेस्ट्स हैंडल की हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर रियल टाइम पे, तो मिसाल के तौर पे यहाँ बहुत सारे एंड पॉइंट्स होंगे प्रोडक्ट के लिए। मिसाल के तौर पे देखिएगा, अगर मैं गेट प्रोडक्ट्स करूँगा तो ये एंड पॉइंट होगा, अगर मैं पोस्ट करूँगा तो ये एंड पॉइंट होगा, अगर मैं अपडेट करूँगा तो ये एंड पॉइंट होगा, अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये एंड पॉइंट होगा।
तो ये 5 के 5 एंड पॉइंट्स किसके लिए हैं सिर्फ? प्रोडक्ट्स के लिए। अब मुझे बताएं अगर यूज़र्स है तो यूज़र्स के लिए भी इतने ही एंड पॉइंट नहीं होंगे? गेट है तो मैं इसे क्या कहूँगा? पोस्ट। इसको क्या कहूँगा? पुट। और इसको क्या कहूँगा? डिलीट। अब ई कॉमर्स की साइट है तो ई कॉमर्स की साइट पे ऑर्डर्स भी होंगे, तो ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए इसी तरह के 5 एंड पॉइंट्स किसके होंगे? ऑर्डर्स के होंगे। फिर ऑर्डर्स के बाद पेमेंट्स के एंड पॉइंट होंगे, पेमेंट्स के बाद फिर मतलब बेशुमार किस्म के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो मुझे बताएं कि अभी तो मैं हर एक एंड पॉइंट में एक एक लाइन लिख रहा हूँ, लेकिन एक एक तो नहीं होगी, हर एक फंक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लिखी हो सकती है। तो अगर मैं हर एक फंक्शन में 6, 7, 8, 10 लाइनें भी हों तो ये सर्वर की फ़ाइल इतनी बड़ी और इतनी मेसी हो जाएगी कि उसे कंट्रोल करना, उसे मेंटेन करना, उसे डीबग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही फाइल में इतना सारा कुछ हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जस्ट टू ऑर्गेनाइज द कोड इन अ बेटर वे हमारे पास एक इससे अच्छी ट्रिक और अप्रोच अवेलेबल है जो मैं लगाने लगा हूँ। आपको जब भी एंड पॉइंट्स बनाने होंगे तो देखें, ये जो एक कैटेगरी से रिलेटेड आप एंड पॉइंट बनाते हैं ना, आप इसको रिसोर्स बोलते हैं। नहीं, प्रोडक्ट क्या है आपका? एक रिसोर्स। यूज़र्स क्या है? एक रिसोर्स। ऑर्डर्स क्या है? एक रिसोर्स। पेमेंट्स क्या है? एक रिसोर्स। कैटेगरीज क्या है? एक। तो जितने भी रिसोर्सेज आपको क्रिएट करने हैं, हर रिसोर्स के लिए कम से कम कितने एंड पॉइंट्स चाहिए आपको? 5। ठीक। तो इस मैसअप को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि मैं बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो फंक्शन है ना, इसको यहाँ से कट कर दूँ और इसको एक सेपरेट फाइल में लिखूँ और वहाँ से ये फंक्शन एक्सपोर्ट करके यहाँ आगे सिंपल एक लाइन में उसे कॉल कर दूँ। ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस काम के लिए क्या करता हूँ, बैक हर रिसोर्स के लिए, यानी एक प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट के कितने एंड पॉइंट्स बनने हैं? 5। तो 5 के 5 एंड पॉइंट को अलग फाइल में लिखें, यानी 5 के 5 फंक्शंस को अलग पॉइंट फाइल में लिखें और यहाँ इंपोर्ट करके सिंपल उनको कॉल कर दें। ठीक है। तो उसके लिए मैं बैकएंड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, PRODUCTS, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट JS। फाइल का नाम आप कुछ भी दे दें, सॉरी ये फोल्डर नहीं बनना, ये रूट डायरेक्टरी में सारी फाइल बनाएंगे। यस, लेकिन 3 या 4 या 5 फोल्डर्स बनाएंगे, उन्हीं में सारा कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, बैकएंड के अंदर जाएं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएं जिसको नाम दे दें कंट्रोलर्स। जितने भी कंट्रोलर्स होंगे वो इसी फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब कंट्रोलर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने प्रोडक्ट्स डॉट या सिंपल प्रोडक्ट कह लें डॉट कंट्रोलर डॉट JS और मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिख दिया। लिसन कहाँ से करेगा ये? ऐप पे लिसन करेगा या? अभी बताता हूँ ना, तो इस एक फ्लो को पूरा होने दें। अब जाहिर है एनोनिमस फंक्शन तो ऐसे नहीं लिख सकता। एनोनिमस फंक्शन तो सिर्फ तब लिखते हैं जब हम इसे बतौर कॉल बैक यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको मुझे कोई नाम भी देना है। वालेकुम अस्सलाम, आज क्यों आए हो? आज क्यों आए हो? तो मैं सपोज करता हूँ, बैठो एक मिनट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स एक फंक्शन लिखा है मैंने, यानी मैंने एक वही वाला फंक्शन यहाँ कॉपी पेस्ट किया, उसको क्या नाम दे दिया? गेट ऑल प्रोडक्ट्स। और इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ? एक्सपोर्ट। पता है आपको, हर वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं एक दूसरा एंड पॉइंट बनाता हूँ और इसे क्या कहता हूँ? गेट सिंगल प्रोडक्ट या गेट प्रोडक्ट बाय ID और इसे कहता हूँ जी कि सिंगल प्रोडक्ट एंड पॉइंट कॉल्ड। तो एक प्रोडक्ट के लिए मुझे कितने चाहिए? या तो मुझे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, या कोई एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट चाहिए, या प्रोडक्ट को डिलीट करना है या अपडेट करना है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे इसी तरह के 5 फंक्शंस बनाने हैं। ये फंक्शन मैंने अलग से इस फाइल में बना दिए। अब वापस आएँ और यहाँ पे जाके आप इंपोर्ट
गेट्स ऑल प्रोडक्ट्स, इसको फंक्शन को इंपोर्ट करें जिस फाइल में अभी आपने लिखा है और यहाँ पे आप कॉल करें। एग्जैक्टली वही काम हुआ है, सिर्फ यहाँ पे मुझे वो मैनुअली फंक्शन डिफाइन करने के मैंने वो लिखा कहीं अलग और उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया सफाई के लिए, नीट एंड क्लीन दिखने के लिए। लेकिन अब वो अपडेट और ये सारा किस तरह होता है? अपडेट के लिए आप यहाँ तीसरा फंक्शन बनाएं और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और इसे कहें जी कि मिसाल के तौर पे अपडेट प्रोडक्ट्स और इसको कहें लेकिन सर हमने इनके साथ यूज़ ही नहीं किया, जैसे डिलीट डॉट बताता हूँ डिलीट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, गेट सिंगल प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। अब ये सारे फंक्शन मुझे यहाँ कॉल करने हैं। गेट ऑल प्रोडक्ट्स के बजाय के बाद गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, अपडेट प्रोडक्ट्स, डिलीट प्रोडक्ट्स। तो जो आप कह रहे हैं वो ये जो कर रहा हूँ, ऐप डॉट गेट प्रोडक्ट्स होगा तो ये कॉल होगा, ऐप डॉट गेट सिंगल प्रोडक्ट होगा तो ये कॉल होगा, ऐप डॉट पुट होगा तो ये यूज़ होगा और ऐप डॉट डिलीट होगा तो ये यूज़ होगा। वो तो यहाँ हो रहा है ना कि जब भी गेट रिक्वेस्ट आएगी इस एंड पॉइंट पे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, जब भी गेट रिक्वेस्ट आएगी इस एंड पॉइंट पे, ये एंड पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा। अगर ये मेथड भी सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, ज़ाहिर है इसमें कोई आईडी पास कर देता हूँ, डायनामिक आईडी देगा। इसी तरह पुट है, इस एंड पॉइंट पे जो पुट रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला फंक्शन चलेगा, इस एंड पॉइंट पे जो डिलीट रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला एंड पॉइंट चलेगा। अभी जब आप इसे रन करेंगे तो ये एरर देगा आपको। इस एरर, ये आपको एरर हमेशा देगा। इसकी वजह पता है क्या है? कल मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, टाइप मॉड्यूल, और बग़ैर एक्सप्लेन किए लिखी थी। कल एरर नहीं आ रहा था, आज एरर आ रहा है। याद रखिएगा, जब भी आप अपना, यानी जो भी आप जावास्क्रिप्ट की नई फाइल बनाते हैं वो एक मॉड्यूल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक। तो जब भी आप अपना बनाया हुआ मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे बैकएंड के अंदर, फ्रंट एंड में इशू नहीं आता, क्योंकि फ्रंट एंड में सारा स्कैफोल्डिंग आपको वीट बना के देता है, यहाँ कोई वीट शीट तो नहीं है। तो ये एरर इस वजह से आता है आपको कि आप जब भी अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे तो उसको .js की एक्सटेंशन लाजमी देंगे, बस। अब वो चल पड़ा है। क्लियर? तो नाउ इफ़ यू कम बैक, तो हमारा सब कुछ ठीक काम कर रहा है। अब ज़रा देखिएगा कि मैंने यूज़र्स पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो अब मुझे उसने बेसिकली कोई एरर दिया है, प्रॉबेबली समथिंग इज़ रॉन्ग विद इट। वजह कि यूज़र्स नाम का कोई एंड पॉइंट अब है ही नहीं। यूज़र्स नाम का एंड पॉइंट नहीं है तो क्या दे रहा है? एरर दे रहा है भाईजान, कैन नॉट गेट। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट्स करूँगा तो अब मुझे ये एंड पॉइंट दे देगा, प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे इनके नाम डिफरेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं आईडी पास नहीं कर रहा, तो प्रोडक्ट्स की बजाय इसे प्रोडक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये सिंगल होगा, और इसे /products/अपडेट कर देता हूँ। बाद में मैं चेंज भी करूँगा, और इसे /product/ डिलीट भी कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स कॉल करता हूँ तो कुछ और होगा, /product/ सिर्फ सिंगलर प्रोडक्ट करता हूँ तो कुछ और आएगा, सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड, /products/अपडेट करता हूँ तो कुछ और आएगा। ठीक है, अच्छा अभी के लिए तो ये एरर मुझे पता है क्यों आ रहा है, बट आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ अपडेट करता हूँ तो ये आएगा, और सिर्फ डिलीट करता हूँ तो ये आएगा। सो नाउ
अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अपडेट करता हूँ तो मेक श्योर के स्लैश लोकल होस्ट, अच्छा मैं कर रहा हूँ लोकल होस्ट 7000 स्लैश अपडेट और रिक्वेस्ट टाइप क्या भेज रहा हूँ यहाँ से, तो बैकएंड पे गेट नाम की तो है ही नहीं, जो अपडेट है वो किस टाइप की है, तो लिहाजा यहाँ से रिक्वेस्ट भी किसकी भेजूंगा, गॉट इट। इसी तरह डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट भेजूंगा तो एरर देगा, क्योंकि डिलीट के लिए कौन सी रिक्वेस्ट है, टाइप डिलीट होनी चाहिए, दैट्स इट, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर रिक्वेस्ट लिसन कर रहा है और जो भी रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट की टाइप की बेस पे वो मैच कर रहा है कि गेट रिक्वेस्ट आ रही है तो वो इधर भेजेगा, फिर गेट इस, यानी ये दो चीज़ें मैच करेगा सर्वर, एक तो रिक्वेस्ट टाइप मैच करेगा, दूसरा एंड पॉइंट मैच करेगा। अगर ये दोनों चीज़ें मैच होंगी तो फिर ये फंक्शन कॉल करेगा। तो अभी आपने देख लिया कि हम बैकएंड से रिक्वेस्ट गेट कर रहे थे और एंड पॉइंट अपडेट दे रहे थे, वो एरर दे रहा था, एजन ये दो मिसमैच हो रहा है। तो फ्रंट एंड से आपने रिक्वेस्ट भेजते हुए दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो सर्वर पे जो एंड पॉइंट डिफाइंड है वो लिखना है, और दूसरा जिस रिक्वेस्ट टाइप के लिए वो डिफाइंड है आपने वो रिक्वेस्ट टाइप भी देनी है। क्लियर होगी ये बात। तो दिस इज़ हाउ, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कोई मीनिंगफुल काम तो नहीं हो रहा, तो मुझे भी पता है मीनिंगफुल काम नहीं हो रहा। अभी मैं सिर्फ सर्वर पे चीज़ों को, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने फंक्शन उठा के सेपरेट फाइल में क्यों लिखे हैं, ताकि मैं कॉम्प्लेक्सिटी से बच सकूँ, लेकिन अभी भी तो वही काम हो रहा है ना, यानी कुछ कम हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट को एक्सेस करने के लिए कितने एंड पॉइंट चाहिए, 4 या 5। अगर मैं यूजर्स के लिए करूंगा तो यही 5 किसके लिए चाहिए होंगे, अगर ऑर्डर्स के लिए करूंगा तो यही 5 किसके लिए चाहिए होंगे, अगर कैटेगरी के लिए, तो फिर भी तो भाई इतना लेंथी काम हो रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है। ठीक, तो यहां पे देखें 2 काम हो रहे हैं, यानी इस एक लाइन में 2 काम हो रहे हैं। पहला काम ये हो रहा है कि राउटिंग हो रही है, कि आने वाली रिक्वेस्ट को इस राउट के साथ मैच कर रहा है सर्वर, और दूसरा काम जिस राउट के साथ मैच हो रही है इनकमिंग रिक्वेस्ट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन एग्जीक्यूट करवा रहा है। इस फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक आपने लिखी होती है उसे आप बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब है कि ये एक लाइन कितने काम कर रही है, 2। कौन कौन से? पहला राउटिंग, दूसरा बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करवाना। इस लाइन के अंदर भी कितने काम हो रहे हैं, 2, राउटिंग और बिजनेस लॉजिक। इसके अंदर भी कितने काम हो रहे हैं, राउटिंग और, तो पहले तो राउटिंग और बिजनेस लॉजिक एक ही फाइल के अंदर हो रहा था। अब मैंने ये फंक्शन अलग कर दिए तो राउटिंग अलग हो रही है और बिजनेस लॉजिक अलग परफॉर्म हो रही है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी को भी अवॉइड किया जा सकता है कि आप यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएं बैकएंड के अंदर वंस अगेन, और उसको नाम दे दें ROUTES, राउट्स। क्या नाम दे दें? ताकि रिक्वेस्ट रिसीव सर्वर करे, सर्वर किसको भेजे, सर्वर ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दे राउटिंग की तरफ, राउटिंग किसको रीडायरेक्ट करे, बिजनेस लॉजिक की तरफ। यानी हम इस तरीके को भी क्या करेंगे, स्प्लिट करके ज़्यादा एफिशिएंट और मौसर तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट द राउटिंग फर्स्ट। तो मैं यहाँ से ये सारी चीज़ डिलीट कर रहा हूँ या कमेंट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा, और यहाँ से भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, पहले राउटिंग हैंडल करनी है। क्या करनी है? तो एक्सप्रेस की राउटिंग हैंडल करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे जाएं, एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो कल भी आपको ओपन करके दिखाई थी, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी गाइड में जाएं, और गाइड में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये बेसिक राउटिंग, गाइड में नहीं, गेटिंग स्टार्टेड में राउटिंग पे जाएं। आपको यहाँ पे ये कुछ बहुत सारा देगा, खैर बहुत सारा तो नहीं, 1 2 3 और 4। तो इसके बाद आप यहाँ पे जाएं, गेटिंग स्टार्टेड में तो बहुत ही बेसिक राउटिंग है, वो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, यही उसने दिया था ना, ऐप.गेट करें, स्लैश करें, तो
कॉल बैक फंक्शन कॉल कर दें, पुट पोस्ट के लिए ये, पुट के लिए ये, डिलीट के लिए ये। तो वो जो मैंने राउटिंग लिखी है वो यहाँ से देख के लिखी है। आपको भी कभी भूल जाए तो रट्टा लगाने की कोई चीज़ ज़रूरत, फ्लो पता होना चाहिए, आपने यहाँ से आगे देखनी। अब हमने बेसिक राउटिंग से आगे चलना है, क्योंकि बेसिक राउटिंग छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए ठीक है, लेकिन जब बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनेगी जो हम बनाना चाह रहे हैं ई कॉमर्स की, तो बहुत ज़्यादा राउटिंग होगी, बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉजिक होगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे जाएंगे गाइड में, और राउटिंग जो यहाँ पे जो पहला काम लिखा है ना, ये डिटेल्ड राउटिंग लिखी पड़ी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, राउट्स पहले बनाने हैं, राउट के अंदर जाके एक फाइल बनानी है, और मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट्स डॉट राउट्स डॉट JS। तो जिस तरह आपने कहा ना प्रोडक्ट के लिए कंट्रोलर अलग है, वैसे ही प्रोडक्ट के लिए राउट्स भी क्या है। तो इस फाइल में जाके आपने पहली लाइन यही कॉपी करनी है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और आगे जाना है और यहाँ पे देख लें दूसरी लाइन भी वही कॉपी करनी है, ये गॉट इट। इस फाइल में हम क्या करेंगे, सिर्फ राउटिंग करेंगे। क्या करेंगे, तो राउटिंग कैसे करनी है हमने एडवांस फॉर्म में, यहाँ पे देखिएगा आपको, ये तो वही तरीका है सिंपल, ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट हमने यूज़ नहीं करना, ऐप डॉट ऑल ये वही तरीका है, ये भी यूज़ नहीं करना, ऐप डॉट गेट ऐप डॉट गेट ऐप डॉट गेट ये सेम तरीका है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ऐप डॉट इट आपने बिल्कुल नीचे आना है, 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 और नीचे आके राउट हैंडलर को ढूंढना है, गॉट इट। तो इस राउट हैंडलर के भी बिल्कुल नीचे आ जाएं, थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, थोड़ा सा और नीचे आ जाएं। और अगर आपको नीचे आने में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो जो मैं लिख रहा हूँ ना एज इट इज़ वही लिख देना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्या चीज़ पिक करनी है। मे बी बिगिनर्स को यहाँ से प्रॉपरली पता ना हो। नहीं, मुझे पता है ना कहाँ जाना है, मैं सर्च कर लूँगा, मैं तो ज़ुबानी भी लिख लूँगा, लेकिन मुझे आपको बताना है कि मैं देख के कहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, आपने ये लाइन ढूंढनी है, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। और अगर आप एक दो दफ़ा लिखेंगे तो आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा, सिंपल, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस यही वाला वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बिल्ट इन मौजूद है जिसे मैंने कॉल कर लिया राउटर। क्लियर। अब हमने इसके नीचे आके इस राउटर को इस्तेमाल करना है और अपनी सारी राउटिंग बिल्ड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राउटर डॉट राउट, और मैंने यहाँ पे देना है जी मिसाल के तौर पे स्लैश, पहला राउट कौन सा बनाया था हमने, स्लैश प्रोडक्ट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी DUCTS प्रोडक्ट्स, और साथ में लिखूँगा डॉट गेट, और इसके अंदर वो फंक्शन कॉल करूँगा गेट का। तो अभी मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा, पहले मैं आपको बता दूँ कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम यूजिंग इट ऑल अबाउट। इसने वो काम नहीं किया हुआ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लिहाजा मैं इससे ज़्यादा समझदार हुआ, टेंशन नहीं लेनी। इसने ये काम किया हुआ है, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट डिलीट, राउटर डॉट पुट। तो हमें बेसिकली ये काम करना है। तो पहले मैं इसको टेस्ट कर लूँ, दिस इज़ इवन अ बेटर वे ऑफ डूइंग दैट। तो मैंने कहा जी राउटर डॉट राउट, इसका मतलब क्या है कि राउटर का एक ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस मुझे दे रहा है, क्योंकि अब ये राउटिंग कौन हैंडल कर रहा है, मेरे बिहाफ पे एक्सप्रेस खुद। तो मैंने कहा जी एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक फंक्शन है राउट का, इसके अंदर मैंने राउट डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, तो कौन सा राउट मुझे देना है, बिल्कुल वही जो मैंने यहाँ पे दिया था, काम वही होना है, सिर्फ अब मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज अलग अलग फोल्डर में हो जाएंगी। और जब भी प्रोडक्ट का राउट कॉल हो तो गेट का मतलब रिक्वेस्ट टाइप कौन सी हैंडल करनी है, यानी जब इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आए तो आपने गेट कॉल करना है, पुट कॉल करना है, पैच कॉल करना है, डिलीट कॉल करना है, या क्या कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कॉल करना है, गेट। तो इस राउट पे रिक्वेस्ट आने पे कौन सी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करनी है वो कहाँ डिफाइन है, कंट्रोलर में डिफाइंड है ना। तो अब जितना काम जो फंक्शन आपने यहाँ इंपोर्ट किए थे उन्हें आपने इधर इंपोर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऊपर और यहाँ पे लिखता हूँ जी import get all। आपको पता है नेम्ड इंपोर्ट होता है तो आप करली ब्रैकेट यूज़ करते हो, और कहाँ से करना है आपने, फ्रॉम दिस
दिस, एक फोल्डर पीछे जाओ कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट JS एक्सटेंशन देना मत भूलिएगा। और इसके अंदर क्या डिफाइन है, गेट्स ऑल प्रोडक्ट्स, और सारे फंक्शन डिफाइन है। अभी मैं एक इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख, क्लियर। अब हो क्या रहा है, रिक्वेस्ट लिसन कौन करेगा, सर्वर लिसन करेगा। सर्वर लिसन करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आए वो उसे उठा के किसको दे दे, राउटर को दे दे। किसको दे दे, राउटर को दे दे। जब राउटर के पास रिक्वेस्ट पहुंच आई तो राउटर किसको डिसाइड करेगा, राउटर डिसाइड करेगा। अगर ये स्लैश प्रोडक्ट है तो गेट प्रोडक्ट कॉल करेगा, अगर ये स्लैश डिलीट है तो डिलीट वाले को कॉल करेगा, अगर ये स्लैश पुट है तो पुट वाले को कॉल करेगा, अगर ये स्लैश गेट है तो गेट वाले को कॉल करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो अब आपने राउटर के एंड पे क्या करना है, भाई राउटर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, सबसे एंड पे आपने राउटर के साथ ये काम कर देना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर, या मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, या आप सिंपली से कह लें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, एक फाइल में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होता है। तो ये जो राउटर का ऑब्जेक्ट है इसको आपने यहाँ से क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। दैट्स इट, आखिरी स्टेप रह गया हमारा, और फिर हम आज के लेक्चर की इख्तिताम करते हैं, इख्तितामी तकरीब करते हैं। और वो आखिरी एंड पॉइंट क्या है, ये आखिरी स्टेप क्या है, देखें राउट से आगे तो सारा काम ठीक चलेगा कि जो भी रिक्वेस्ट स्लैश प्रोडक्ट पे आएगी गेट ऑल प्रोडक्ट कॉल कर देगा। इसी तरह आप ये कर लें कि जो भी रिक्वेस्ट स्लैश प्रोडक्ट सिंगुलर पे आएगी उसके लिए क्या कॉल करेगा, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी कॉल करेगा। और जो भी रिक्वेस्ट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट पे आएगी तो उसके लिए क्या फंक्शन कॉल करेगा, अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट। तो अपडेट प्रोडक्ट के लिए क्या कॉल करेगा, ये। और अगर स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट आएगा तो क्या कॉल करेगा, डिलीट प्रोडक्ट। क्या चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। यहाँ पे जाके इसे हम कहेंगे जी अब पुट, और यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज़ हमारा वही एरर आता, हम वैसे ही खपते रहते, डिलीट। क्लियर। तो अब सॉरी नहीं, ये गेट ही है ना, ये गेट ही है ना, गेट जहाँ भी होगा। तो अब ये वाले सारे एंड पॉइंट तो ठीक चलेंगे, यानी जो भी रिक्वेस्ट प्रोडक्ट पे आएगी वो उसको किधर राउट कर देगा, गेट ऑल प्रोडक्ट। जो रिक्वेस्ट इधर आएगी वो उसे इधर इस फंक्शन में भेज देगा, जो रिक्वेस्ट इधर आएगी वो इसे इस फंक्शन में भेज देगा, जो रिक्वेस्ट इधर आएगी वो इस फंक्शन। लेकिन ये सारी चीज़ तो चलेगी नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट आती किधर है, सर्वर के पास आती है। तो भाई सर्वर को क्या ख्वाब आएगा कि मैंने इस रिक्वेस्ट को उठा के राउटर को भेजना है। तो इसका मतलब है आखिरी एक लाइन जिसको हम बोलते हैं राउट माउंटिंग। क्या बोलते हैं, यानी हमारे पास राउट्स अलग लिखे पड़े हैं, हमने उन राउट्स को सर्वर पे आके माउंट कर देना है। क्या कर देना है, माउंट करने का मतलब कि सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आए हमने सिर्फ सर्वर को ये बताना है कि यार तुम आने वाली हर रिक्वेस्ट को किधर फेंक दो, राउट में फेंक दो। किधर फेंक दो, राउट में फेंक दो। तो इसके लिए राउट माउंटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़, और इस ऐप डॉट यूज़ में हम जाके करेंगे जी import something from, कहाँ से, स्लैश routes स्लैश प्रोडक्ट routes डॉट JS। तो यहाँ से मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना। तो जो भी यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे क्या बोल दूँ, मिसाल के तौर पे DUCT प्रोडक्ट ROUTES। जो भी चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी, और मैं इसे कॉपी करके इतना काम कर देता हूँ। ठीक।
अब ये जो ऐप डॉट यूज़ है ना, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये कल करूँगा क्योंकि जाहिर है ये ऐप डॉट यूज़ नया फंक्शन है, पहली दफ़ा पढ़ा है। ये गेट पुट पोस्ट डिलीट उनसे अलग है, तो राउट माउंटिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन कल करूँगा। सिर्फ इतना काम याद रख लें कि सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो ऐप डॉट यूज़ ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, और ऐप डॉट यूज़ ट्रिगर होगा तो आने वाली किसी भी रिक्वेस्ट को किधर डाल देगा? प्रोडक्ट राउट्स में। प्रोडक्ट राउट्स में जाएगा तो प्रोडक्ट राउट्स कौन सी फाइल में है? इधर आ जाएगा, और इधर आके जो भी राउट मैच होना है वो मैच करेगा और उसके अगेंस्ट ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग और नॉट। तो अभी के लिए आखिरी बात ये समझ लें कि जब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट रिसीव कौन करेगा? ऐप डॉट जेएस। रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद कोई भी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा तो उसे डायरेक्ट स्ट्रेट अवे चुपचाप करके किधर डाल देगा? किधर डाल देगा? प्रोडक्ट डॉट राउट्स की फाइल पे डाल देगा। प्रोडक्ट डॉट राउट्स पे आ जाएगा तो ये URL मैचिंग की बेस पे या तो ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा। दैट्स द फ्लो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो मैंने यहाँ पे करना है कॉल क्या? PRODUCTS प्रोडक्ट्स, और ये कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट की। तो यहाँ पे जाएंगे तो कैन यू सी प्रोडक्ट एंड पॉइंट कॉल्ड। काम एग्जैक्टली वही हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे मैंने पूरा मैकेनिज्म, राउटिंग शाउटिंग सब कुछ चेंज कर लिया। अब मैं अगर स्लैश प्रोडक्ट सिंगुलर कॉल करूँगा, सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड। अब मैं अगर इसे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट कॉल करूँगा तो ये कह रहा है जी कि कैन नॉट गेट। वजह कि यहाँ से क्या करूँगा? मुझे पुट, और यहाँ पे क्या करूँगा? सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या करूँगा? स्लैश अपडेट स्लैश डिलीट। सेंड करूँगा तो डिलीट। ये डिलीट के अंदर से ये मैसेज नहीं आना चाहिए, तो मैसेज चेंज कर लें। वो मे बी हमने मैसेज चेंज नहीं किया। देखें, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट, मैसेज सारे सेम लिखे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ गोइंग टू अपडेट, दिस इज़ गोइंग टू बी डिलीट। सो नाउ इफ़ आई कम बैक, सर्वर रिस्टार्ट हो गया, वापस यहाँ पे हैं। डिलीट के लिए क्या कॉल होना चाहिए? डिलीट प्रोडक्ट एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड। और अपडेट के लिए क्या कॉल होना चाहिए? अपडेट एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड। और अपडेट के लिए ज़ाहिर है डिलीट पीछे रिक्वेस्ट मेथड चेंज नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? दिस, और यहाँ पे अपडेट एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड, और यहाँ से मुझे करना है गेट। तो यहाँ पे मैं करूँगा सिर्फ प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे कहेगा जी सिंगल प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड, और अगर प्रोडक्ट्स करूँगा तो मुझे कहेगा जी प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट कॉल्ड। तो इसका मतलब है कि मेरे सारे के सारे एंड पॉइंट्स ठीक कॉल हो रहे हैं, और सर्वर में देखें बिल्कुल रश ख़त्म हो गया। आज के बाद हमने हमेशा यही वाला पैटर्न यूज़ करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब हम यूज़र्स के लिए बनाएंगे तो यूज़र्स का कंट्रोलर अलग होगा, यूज़र्स के राउट अलग होंगे। ऑर्डर्स के लिए बनाएंगे तो ऑर्डर्स का कंट्रोलर भी अलग होगा, ऑर्डर के राउट्स भी अलग होंगे। इसी तरह पेमेंट्स का बनाएंगे तो पेमेंट का कंट्रोलर भी अलग होगा, पेमेंट का राउट भी अलग होगा। तो इट वुड बी अ परफेक्टली मैनेजेबल बैकएंड फॉर अस। ब्राउज़र पे कॉल करें तो रिक्वेस्ट ही देनी पड़ेगी? नहीं, ब्राउज़र से आप पुट और डिलीट कॉल ही नहीं कर सकेंगे। इसीलिए तो API एंड पॉइंट बताया ना, क्योंकि आप पुट और पोस्ट और डिलीट आप अपने स्क्रिप्ट यानी फ्रंट एंड की जो ऐप बनाएंगे ना, वो कोडिंग के अंदर से कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्राउज़र आपको मैकेनिज्म नहीं देता पुट रिक्वेस्ट करने का, या पैच रिक्वेस्ट करने का, या डिलीट रिक्वेस्ट करने का, या पोस्ट रिक्वेस्ट करने का। इसीलिए तो मैंने API टेस्टिंग टूल इंट्रोड्यूस करवाया कि ब्राउज़र से सारी API टेस्ट नहीं कर सकते आप। मिसाल के तौर पे यहाँ आप बाय डिफ़ॉल्ट जो दे रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट को तो ब्राउज़र समझ लेता है कि यार ये गेट एंड पॉइंट है, लेकिन अगर बाय गेट एंड पॉइंट की जगह कोई और एंड पॉइंट दें तो कहाँ डिफाइन करेंगे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, डिलीट रिक्वेस्ट है? या तो ब्राउज़र में देयर इज़ नो मैकेनिज्म फॉर टेस्टिंग दी अदर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट द गेट वन। बहरहाल हम इसी सेटअप के साथ कल से लेके बैकएंड के आखिर तक चलेंगे, बाकी कोई सेटअप मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। कल हम अब इसके एक्चुअल प्रोडक्टिव काम करेंगे कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, क्या करना है, जो भी करना है। बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग, दैट इज़ ट्रूली इंपॉर्टेंट एज वेल। हर चीज़ सेपरेटली ऑर्गेनाइज और मैनेज हो रही है, और हर चीज़ के लिए अब हमें कहीं मैसअप, कोई मिक्सअप क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली वी हैव ओनली 2 फोल्डर्स। सो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें।